आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कौन से आर्टिकल में दे रखा है, क्यों फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है और मैक्सिमम रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की क्यों मान लेता है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे मैग्नेटार के बारे में, मैग्नेटार किस तरह से वर्क करता है, फास्ट रेडियो ब्लास्ट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। हमारे द्वारा ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज किया जाएगा। आप हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे क्या होता है कि हमारे चैनल को रिकमेंडेशन ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला आर्टिकल क्या है, पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उससे रिलेटेड है। देखो फ्रंट पेज पर ये पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड आर्टिकल कल भी आया था। तो इसमें क्या है, अपोजिशन पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, तो प्रोटेस्ट की वजह से सस्पेंशन हुआ था। तो अगर आपको सस्पेंशन देखना है कि कैसे सस्पेंशन होता है एमपीज़ का, उसमें स्पीकर का क्या रोल होता है, राज्यसभा में कैसे सस्पेंशन होता है, राज्यसभा में चेयरमैन डायरेक्ट सस्पेंड नहीं कर सकता, मोशन लाना पड़ता है, जबकि लोकसभा में कोई मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें कल के हमने आर्टिकल में देखी थी। तो अगर आपको सस्पेंशन का देखना है तो कल का न्यूज़पेपर डिस्कशन आप ज़रूर सुन लें। अगला आर्टिकल जो है इसमें सीएम से रिलेटेड है। क्या हुआ, राजस्थान के नए सीएम बनाए गए हैं। भजन लाल शर्मा जी को नया सीएम बनाया है राजस्थान का। क्या हुआ है, रिसेंटली कांग्रेस जो है राजस्थान में हारने के बाद बीजेपी की काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी आई है, जिसके बाद उन्हें वहाँ का सीएम बनाया गया है। देखो पहला आर्टिकल क्या है, मैग्नेटार से रिलेटेड है। देखो मैग्नेटार क्या होते हैं ये चीज़ देखेंगे। फास्ट रेडियो बस्ट क्या होता है ये देखा जाएगा हमारे द्वारा। कैसे फास्ट रेडियो बस्ट और मैग्नेटार में डिफरेंस है ये देखेंगे। क्या है मैग्नेटार, क्या है, एक सोर्स मैक्सिमम ऑथर्स के द्वारा या मैक्सिमम लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, मैग्नेटार क्या है, एक सोर्स है फास्ट रेडियो बस्ट का। मतलब रेडियो बस्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो यहाँ पर क्या बताया, शॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन यूनिक फीचर ऑफ फास्ट रेडियो बस्ट। मतलब फास्ट रेडियो बस्ट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है जो मैग्नेटार से निकलता है, मगर एविडेंस के एब्सेंस होने की वजह से ये चीज़ मिस्ट्री बना हुआ है। देखो पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, फिर मैं मैग्नेटार भी बताऊंगा, फास्ट रेडियो बस्ट भी बताऊंगा और किस तरह से मैग्नेटार वर्क करता है। देखो फर्स्ट फास्ट रेडियो बस्ट डिस्कवर किया गया था 2007 में। करीब 600 सेलेस्टियल बॉडीज़ में देखा गया था ये, और उसके बाद ये नहीं देखा गया। मतलब ये एक एविडेंस नहीं है इसके पास। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि किस तरह से फास्ट रेडियो बस्ट वर्क करता है, मगर स्पेकुलेशन लगाया जाता है कि मैग्नेटार के थ्रू ये निकलता होगा। देखो इस एस्ट्रोनॉमर क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन दैट टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, मतलब जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो इनक्रेडिबली डेंस होते हैं। जब ये डेंस, इनक्रेडिबली डेंस का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा घने घने होते हैं, अंदर जगह नहीं होती इनके, तो इनक्रेडिबली डेंस होते हैं। जब एक्सप्लोड करते हैं ये स्टार, तो यही जो डेंस स्टार, जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, जब एक्सप्लोड करते हैं यही को हम मैग्नेटार कहते हैं। और यही मैग्नेटार जो होते हैं वो सोर्स बनते हैं फास्ट रेडियो बस्ट के। ठीक है, आगे क्या बताया, मैग्नेटार रोटेट स्लोली कंपेयर टू न्यूट्रॉन स्टार। जो मैग्नेटार होते हैं वो स्लोली रोटेट करते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन स्टार। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, स्टार आपको पता ही है, सन एक स्टार है हमारा, तो स्टार जो होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो क्या होता है, जब न्यूट्रॉन स्टार में बस्ट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो वो मैग्नेटार बनता है। अब मैग्नेटार का क्या मतलब है कि मैग्नेटार में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब ट्रिलियन, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे ट्रिलियन टाइम होती है, और अदर स्टार्स की, सूरज की तुलना में, अदर स्टार की तुलना में 1000 टाइम ज़्यादा होती है। तो यही कह रहे हैं, जो मैग्नेटार हैं, जो बस्ट हुआ मैग्नेटार है वो न्यूट्रॉन स्टार के कंपैरिजन में स्लो मूव करता है। आगे क्या बताया, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
एनर्जी रेदर देन देयर रोटेट प्रोबली प्रोड्यूस इमिशन ऑफ फास्ट। मतलब जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो रोटेट ना करने की वजह से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है और इमिशन करती है फास्ट रेडियो बर्स्ट का। आप यहाँ देख लो, यहाँ पर बताया गया है मैग्नेटार मैग्नेटिक फील्ड इज मोर देन 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अदर न्यूट्रॉन स्टार एंड ट्रिलियन टाइम्स ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड, और जबकि अदर स्टार्स के मतलब अदर न्यूट्रॉन स्टार्स की तुलना में मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ देख लो कि मैग्नेटार क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। देखो, मैग्नेटार इज़ एन एक्सोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, अल्ट्रा पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक तरह के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। इसका फीचर क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, 1000 टाइम ज़्यादा होती है नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से और ट्रिलियन टाइम ज़्यादा होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। ये रिलीज़ करती है वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सरे की फॉर्म में, गामा रेज की फॉर्म में, जो हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है। ये एसोसिएटेड होते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स हैं यूनिवर्स में। मोस्ट बिजारे ऑब्जेक्ट कॉस्मोस नेक्स्ट टू ब्लैक होल। मतलब ब्लैक होल के बाद जो सबसे विचित्र जो ये ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटारी है। मतलब आप जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या करता है, इतना विचित्र चीज़ है कि ब्लैक होल लाइट तक को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड ब्लैक होल की बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे एक विचित्र ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या विचित्र घटना कह सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, मैग्नेटार भी एक वन ऑफ द नेक्स्ट ब्लैक होल टाइप में है, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बताया, ये चीज़ आप देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटार में बी कॉज्ड बाय न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर, दो द मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन क्वार्क एंड एक्सोटिक स्टार इज मैटर ऑफ बोस आइंस्टीन कैजॉन बिकम ए सुपर कंडक्टिंग फ्लूइड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटार में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो न्यूट्रॉन के इंटीरियर की वजह से होता है। जैसे बताइए कि न्यूट्रॉन का इंटीरियर बहुत ही सघन होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक्सोटिक मटेरियल से बना होता है और यही एक्सोटिक मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी का काम करता है, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस कहा जाता है, ठीक है। जब ये स्टार रोटेट करते हैं तो ये बिहेव करते हैं डायनमो की तरह, जो जनरेट करता है इमेंस मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे आप देख लो सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा क्या होता है, जब मैसिव स्टार, देखो बहुत बहुत बड़े स्टार होते हैं, सूर्य से भी काफ़ी बड़े स्टार होते हैं, जब ये मैसिव स्टार एक्सप्लोजन करते हैं तो ये लार्जेस्ट एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल रिलीज होता है और मटेरियल रिलीज होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। आप याद रखना, सुपरनोवा दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं मैटर को और न्यूक्लियर रिएक्शन को इग्नाइट करते हैं, ठीक है। जबकि सुपरनोवा टाइप में 2 क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल आउट हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी इमिट करते हैं, मतलब सन से कई बिलियन ईयर में जितनी सन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उससे कई गुना ज़्यादा ये एनर्जी फ्यू सेकेंड में प्रोड्यूस कर देते हैं। देख रहे हो, ये सन की तुलना में ये प्राइमरी सोर्स है हैवी एलिमेंट का, मैंने आपको बताई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट आते हैं। और सुपरनोवा जो होता है मैक्सिमम टाइम वंस होता है 50 ईयर में, ठीक है। अब फास्ट रेडियो बस्ट फिर से इन्होंने बताया। फास्ट रेडियो बस्ट क्या है, कुछ नहीं है, एक मिस्टीरियस रेडियो लाइट है। रेडियो लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अर्थ के मतलब किसी भी गैलेक्सी के फील्ड में होता है, जो मैग्नेटार की वजह से ब्राइट रेडियो बस्ट इन नेचर होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा फाइनेंस कमीशन से। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैग्नेटार क्या होते हैं, कैसे मैग्नेटार न्यूट्रॉन स्टार के एक्सप्लोजन से बनते हैं, और कैसे मैग्नेटार की बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रॉन स्टार, और अर्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब ट्रिलियन टाइम्स होती है। तो मैग्नेटार एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुपरनोवा हो गई। जब क्या होता है, स्टार एक्सप्लोड करते हैं बहुत बहुत बड़े, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल रिलीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है, इस कंडीशन को सुपरनोवा कहा जाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई थी आपको मैग्नेटार, हाँ, फास्ट रेडियो बस्ट। फास्ट रेडियो बस्ट कुछ नहीं होता है, जब मैग्नेटार टूटते हैं तो उसके बाद रेडियो बस्ट होता है। बस्ट का मतलब है रेडियो वेव निकलती हैं, इसी को हम फास्ट रेडियो
बस कहते हैं, फास्ट रेडियो बस का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पहले कभी इसे देखा गया। बस इतनी चीज़ पूरे आर्टिकल में याद रखना थी, मगर एक्सप्लेन करके कोई चीज़ बताई जाती है ताकि कंटेक्स्ट के थ्रू आपको पूरी समझ में आ सके। देखो फाइनेंस कमीशन की यहाँ बात हो रही है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कंडक्ट किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में ही बनाया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को पहले ज़रूरत है तो फाइनेंस कमीशन को बनाया जा सकता है। 16 फाइनेंस कमीशन की जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 31, 2025 तक है। मतलब 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2026 से लेकर 2031 तक लागू होंगी। ठीक है, फिर 2031 आने वाला होगा तो फिर से 17 फाइनेंस कमीशन बन जाएगा। मतलब फाइनेंस कमीशन उसकी रिकमेंडेशन आने से पहले बन जाता है और वो साल आने से पहले बन जाता है। तो यही बात यहाँ बताई गई है। ये क्या करता है, टैक्स के डिवोल्यूशन के बारे में बताता है फाइनेंस कमीशन, कि कैसे जो सेंटर ने टैक्स कलेक्ट किया है उसको कैसे डिवॉल्व किया जाएगा स्टेट के थ्रू। और अदर इंपॉर्टेंट फीचर एक फाइनेंस कमीशन का ये है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट को ऑगुमेंट करता है ताकि पंचायत और लोकल बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकें और उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। देखो ये फाइनेंस कमीशन कमेंस हो जाएगा 2026 में और 2031 तक इसकी रिकमेंडेशन लागू होंगी। और इसमें क्या होगा कि शेयरिंग होगी बिटवीन सेंटर और स्टेट की। इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को एक टर्म ऑफ रेफरेंस दे देती है। टर्म ऑफ रेफरेंस ये होता है कि उसमें बताया जाता है कि इस चीज़ पर आप रिकमेंडेशन दोगे, ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दोगे। तो 16 फाइनेंस कमीशन को बताया गया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस देने की डेडलाइन आ गई है और अप्रैल 2026 में जब इसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी तो अप्रैल 2026 से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू हो जाएंगी। ये क्या करता है फाइनेंस कमीशन, जो नेट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का या टैक्सेस का, वो नेट प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेट प्रोसीड क्या होता है, देखो जब टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, जहाँ पर नेट आ जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो नेट प्रोसीड का मतलब है कि अगर आपने टैक्स को कलेक्ट किया है और उस टैक्स के कलेक्शन में कुछ खर्चा हुआ है कलेक्ट करने में, खर्चे को उसमें क्या है माइनस कर दिया जाता है। तो जो पैसा आता है उसे नेट प्रोसीड कहते हैं, आप इतना याद रखना। ठीक है, तो ये नेट प्रोसीड क्या होता है, स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगले बात इन्होंने फिर वही बात बताई है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को ऑगुमेंट किया जाता है। मतलब उसको इस तरह से फिलअप किया जाता है, इस तरह से रिकमेंडेशन दी जाती है कि पंचायत और लोकल बॉडी को पैसा मिल सके। अब फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर में फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है। आप ये मत समझना 5 ईयर ओनली 5 ईयर होगा, ये पहले भी फाइनेंस कमीशन बनाया जा सकता है। इसमें रिकमेंडेशन 3 टाइप की होती हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। देखो वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, मान लो ये सेंटर है और ये बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो इस यहाँ से पैसा जो स्टेट्स को आया इसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, अब जो पैसा स्टेट के पास आ गया वो स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सारे स्टेट्स हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। अब मान लो 42% सेंटर ने पैसा स्टेट्स को दे दिया। अब ये 42% स्टेट के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ ऐसे, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ग्रांट इन एड होती है। ग्रांट इन एड कैसी होती है, स्पेसिफिक स्टेट को दी जाती है। एडिशनल ट्रांसफर फंड किया जाता है जब लगता है कि किसी स्टेट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रांट का फार्मूला जो है 13 फाइनेंस कमीशन से आया और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी ग्रांट दी जाने लगी, लोक अदालत को दी जाने लगी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी जाने लगी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए दी जाने लगी, ताकि जो है जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की, आज तक वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसका पब्लिक फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे उसने कैसे बढ़ाया।
डिवॉल्यूशन क्या होता है? डिवॉल्यूशन क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को केवल 10% देती थी अपने पहले तो देती ही नहीं थी, इनिशियली क्या था, आज़ादी के बाद देती ही नहीं थी, फिर उसके बाद क्या है, ये 42% तक आ गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि कैसे कैसे फाइनेंस कमीशन जो है स्ट्रांग होता गया। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, परफॉर्मेंस बेस पर इंसेंटिव देने लगे। किसी ने फिजिकल डिसिप्लिन अच्छा कर लिया तो उस स्टेट को ज़्यादा पैसा मिला, किसी स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर वर्क किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर वर्क किया, पावर सेक्टर में वर्क किया। तो परफॉर्मेंस बेस पर इंसेंटिव देना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आया। डिजास्टर रिलीफ बेस्ड पर दिया इन्होंने, और लोकल बॉडीज़ को भी ग्रांट देना स्टार्ट की। ठीक है, अब क्या है कि इम्प्लीमेंट कैसे होती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। देखो क्या होता है, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। ये यूजुअली क्या होता है, जो माइनर मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, और इसका एक्सेप्टेंस क्या होता है, नोटिफिकेशन निकालता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, उसके थ्रू ये एक्सेप्ट की जाती है, और ये यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में टेबल कर देती है। अब आप ये चीज़ देख लो, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस था, ये अक्सर यूपीएससी पूछती है। देखो 15th फाइनेंस कमीशन में दो चीज़ें ऐड की गई थी जो आपको पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट। आप यहाँ देखोगे 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस जो है वो 50% है। देखो इनकम डिस्टेंस क्या होता है, इनकम डिस्टेंस होता है कि किस स्टेट के पास कितना पैसा है। जिस स्टेट के पास कम पैसा है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इसे इनकम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो रामू और श्यामू है, अब रामू के पास 100 रुपये हैं और श्यामू के पास 200 रुपये हैं, तो इनकम डिस्टेंस बीच का 100 रुपये हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे प्रोविज़न करेगी कि रामू को ज़्यादा पैसा मिल सके, तो इसे कहते हैं इनकम डिस्टेंस। तो पहले 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस जो था वो 50% था, मगर यही 15th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस 45% हो गया। फॉरेस्ट और इकोलॉजी 7.5% था 14th फाइनेंस कमीशन में, मगर ये फॉरेस्ट और इकोलॉजी क्या है, ये बढ़कर 10% हो गया। एरिया 15% था, एरिया 15 ही रहा, और पॉपुलेशन जो 27% था 2011 के बेस पर, 2017 के बेस पर शायद वो 15% हो गया। मतलब पॉपुलेशन के शेयर को कम किया गया, ताकि जो साउथर्न, देखो आप यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जान लो, हर एडिटोरियल डिस्कशन में ये चीज़ बताई जाती है। अगर आप सुनते होगे किसी का एडिटोरियल डिस्कशन, तो आप देखोगे कि पॉपुलेशन के बेस पर साउथर्न स्टेट ने क्या किया, हमारे साउथ इंडिया ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को घटाया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम पॉपुलेशन को घटा रहे हैं तो हमारा फिस्कल मतलब हमारे टैक्स डिवोल्यूशन कम हो जाएगा, हमारे पास पैसा कम आएगा। तो सेंटर ने कहा हम ऐसा आपको नहीं होने देंगे, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पॉपुलेशन को घटाया है, तो हम पॉपुलेशन का शेयर ही कम कर देंगे। मतलब जो लोग पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं उनको ज़्यादा शेयर नहीं मिलेगा, जो पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं इसी उन्हें ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो इसलिए एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आर्टिकल ऐड किया गया। मतलब जिसने डेमोग्राफिकली पॉपुलेशन के स्तर पर और मतलब वैक्सीनेशन के स्तर पर अच्छा काम किया है तो 12% उसे मिलेगा करीब टैक्स डिवा, और एक टैक्स एफर्ट, मतलब जिस राज्यों ने टैक्स के लिए एफर्ट किया है उन्हें मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आज की डिस्कशन थी। आपको कोई भी अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें @WASI@34 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर जवाब दूंगा, और हमारी टीम आप पे जो भी क्यूरी होगी उस पर संज्ञान लेगी। थैंक यू वेरी मच।